मध्य प्रदेश में 2023 की सियासी जंग क्या बेहद दिलचस्प होगी? लगता तो यही है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार कांग्रेस हार पर नहीं जीत पर मंथन करने जा रही है। और उसके बाद दमोह फॉर्मूले पर पार्टी बढ़ने की तैयारी में है। इसके लिए कमलनाथ भोपाल के बजाय अब हर एक विधानसभा में बैठक करेंगे, जिसमें हार के बजाय जीत के कारण तलाशे जाएंगे। पार्टी को लगता है इससे जीत का रास्ता निकलेगा। कि सारे दल जब चुनाव में कहीं हार जाते हैं तब समीक्षा बैठक करते हैं कि यहाँ हारे कैसे। कमलनाथ जी पहले नेता हैं जिन्होंने दमोह के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की समीक्षा की कि हम कैसे जीते, उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो वो सारे तथ्य जो निकल के आए, उन्हीं आधार पर इन चारों उपचुनाव को कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस जीत पर मंथन कर रही है और बीजेपी 2018 सहित हाल में दमोह की हार पर मंथन के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गई है। और इसीलिए केंद्रीय संगठन से लेकर प्रदेश संगठन अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग से वॉलंटियर्स तैयार कर रही है। लेकिन कांग्रेस के जीत पर समीक्षा को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस में जीत और हार की समीक्षा की बात करने वाले कांग्रेसी अगर समीक्षा के प्रति इतने पाबंद ही होते तो देश में इनके इतने घटिया और बदहाल स्थिति ना होती। ये केवल और केवल गुटबाजी, धड़ेबाजी, एक दूसरे के गुट के नेता को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और पिछले दिनों के बयान इस बात को सिद्ध करते हैं। इसलिए इनका ना समीक्षा से मतलब है, ना जीत की समीक्षा, ना हार की समीक्षा, केवल गुटबाजी, गुटबाजी और गुटबाजी। जीत हार का फैसला जनता करती है, यही प्रजातंत्र है। लेकिन जीत पर कांग्रेस का मंथन करना ये बताता है कि पार्टी 2023 को लेकर कुछ नया करने जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस फॉर्मूले से राह आसान हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी हार पर बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मंथन जीत का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कांग्रेस जीत पर मंथन कर 2023 की राह आसान कर पाएगी? क्या कांग्रेस का दमोह फॉर्मूला अन्य विधानसभा सीट पर काम आएगा? अपनी कमियों को दूर करने की बजाय सिर्फ जीत पर बात करना क्या कांग्रेस का अति उत्साह है? आखिर क्यों कांग्रेस के मंथन पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस, या मैं कहूं देश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कई जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार हार के बाद कांग्रेस ने न सिर्फ हार की जिम्मेदारी ली, बल्कि हार के कारणों का पता लगाने के लिए चिंतन मंथन भी किया। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 28 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हो चुके थे, उसके बाद दमोह में उपचुनाव होना कहीं ना कहीं मध्यांतर का संकेतक था। वहां कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीती। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया और उन्होंने कहा कि हार का मंथन नहीं करेंगे, जीत का मंथन करेंगे। कैसे जीते, क्या हमारी जमावट थी, क्या कसावट थी, क्या हमारी खूबियां थी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये अति उत्साह है कांग्रेस का, और कांग्रेस एक सीट से सपना देख रही है मध्य प्रदेश विजय का। तो यह बेईमानी साबित है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। योगेश यादव जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ। प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। सर्वप्रथम आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल
योगेश जी, जीत का मंथन करेंगे कि जीते कैसे, ये एक नया फॉर्मूला इजाद किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने या कमलनाथ जी ने, क्या कहेंगे? योगेश जी, शायद योगेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं चेतन सिंह जी से पूछ लेता हूं। चेतन जी, आप हार पर मंथन कर रहे हैं, वो जीत पर मंथन कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अति उत्सुकता का परिणाम है और आइटम के आविष्कारक आइटम बाबू अब जीत की समीक्षा करेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी? आइटम बाबू मतलब? आइटम बाबू तो मतलब आप समझिए, नहीं, अब इतना आइटम शब्द का आविष्कार जिन्होंने किया वो आइटम बाबू नहीं कहलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? महिलाओं को लेकर के जो आइटम, जिनकी निगाहों में आइटम चलता हो, उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जो महिलाओं में आइटम ढूंढते हो और वो जीत को लेकर के इतने ज्यादा प्रफुल्लित हो, तो उनके बारे में क्या कहूंगा। इसलिए आइटम शब्द के आविष्कारक आइटम बाबू अब जीत की समीक्षा करेंगे, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती और कुछ नहीं करती नवीन बाबू। नवीन जी, ऐसा हाल है कांग्रेस का कि एक चिंदी क्या लग गई है कि ये सारी चिंदी को धागे में तब्दील करके बताना चाह रहे हैं कि चिंदी ने ही सारा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि अति उत्सुकता में कांग्रेस है। कांग्रेस को अपने दमोह आपको चिंदी लग रही है? दमोह आपको चिंदी लग रही है जहां की धज्जियां उड़ गई, वहां आपको चिंदी? ऐसा है कभी कभी कीनिया टीम भी भारत को हरा देती है और कैमरून जैसी टीम ने अर्जेंटीना की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दिया था। ये होता रहता है, यही तो डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के रंग को अगर इतना ज्यादा कोई भी समझ जाए तो फिर तो कोई सरकारें नहीं बदल पाएगा। इसलिए ये सब चीजें हैं और यही चीजें हमको लगातार काम करने की प्रेरणा भी देती हैं। जमीनी हकीकत पर जाकर के कांग्रेस देखे किन विचारों के आधार पर, किन काम तो इनके बचे नहीं, किन विचारों के आधार पर ये जनता से अब जनादेश मांगेंगे। धारा 370 के विरोध पर मांगेंगे क्या? डीजल पेट्रोल पर जिनका संविधान इनका जो इन्होंने बनाया था घोषणा पत्र, उस पर मांगेंगे क्या? बेरोजगारों को ठगने का काम किया था, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर मांगेंगे क्या? किसानों का ऋण माफ करेंगे, उसको मांगेंगे क्या? और अब तो कोई नेता गारंटर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस मंच से राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर 10 दिन में इन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मेरा मुख्यमंत्री बदल दूंगा, कमलनाथ जी बगल में बैठे हैं। तो इन सारी बातों का आप अंतर मन से सोचिए, विचार करिए। एक नेता ये हो गए, एक नेता जाकिर नाइक के साथ में गठबंधन करके घूम रहे हैं, एक पाकिस्तान के साथ मिलकर के रोहिंग्याओं के साथ में इस देश में सरकार बनाने के सपने बुन रहे हैं। ये भैया बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, मध्य प्रदेश है। ये मां नर्मदा की पावन भूमि है। यहाँ पर इस तरह के पापों को ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। इस पावन भूमि पर जिन्होंने जनता ज्यादा दिन से जनता कैसे बर्दाश्त कर रही है ये तो सबको पता है। चलो खैर, हाँ, इन्हें हालांकि ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया, ये अलग बात है, समझ लेता हूं। योगेश जी, जीत पर मंथन कर रहे हैं, कैसे जीते, क्यों जीते, क्या अप्रत्याशित थी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भाई चेतन सिंह जी ने जो कहा वो मैं नहीं सुन पाया। मेरा जो कनेक्टिविटी आपसे बनी वो अभी संक्षिप्त समय में बनी है। जी जी। लेकिन इतना जरूर जान पाया हूं कि जिस तरीके से आलोचना कर रहे थे भाई चेतन जी एक भारतीय जनता प्रतिनिधि के रूप में, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को वो उद्घोषित कर रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक एजेंडा रह गया है कि आलोचना करो, तीखी आलोचना करो, राहुल जी की आलोचना करो और स्वयं कोई काम ना करो। अरे हम चुनाव जीते हैं और इस बेस पर जीते हैं और इस बेस पर ही चुनाव जीतेंगे, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, चाहे वो दमोह का उपचुनाव हो या 2023 का आगामी चुनाव हो, हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की विफलताओं के कारण, मध्य प्रदेश सरकार के जंगल राज के कारण, मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार के कारण, मध्य प्रदेश में हुई इतनी मौतें कि जिसका आकलन हम नहीं कर पाए, शमशानों पर जलती हुई चिताओं का आकलन कर दें, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुई कानून आरक्षकता के कारण, मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के कारण, मध्य प्रदेश में कानून नाम की चीज और प्रशासन नाम की चीज चौपट होने के कारण, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट होने के कारण, मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण, मध्य प्रदेश में घटती हुई जीडीपी के कारण, और मध्य प्रदेश में कोई भी एक विजन नहीं, कोई उत्पादकता नहीं, कोई विजन नहीं, एक चलताऊ सरकार और एक ऐसी
ऐसी सरकार जो बैसाखी के सहारे चल रही है, कैसी सरकार जिनमें आंतरिक विद्वेष कायम है, कैसी सरकार कि जिसमें वीडी शर्मा अलग राग अलाप रहे हैं, तो जिसमें शिवराज सिंह चौहान अलग बात कर रहे हैं, तो जिसमें ज्योतिराज सिंधिया जी अलग बात कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार कि जिसको भानुमति का कुनबा जोड़कर हम कहेंगे तो बहुत न्यायोचित होगा। अरे भाई, आप कांग्रेस की आलोचना करने से पहले अपनी गिरेबान में तो देखें, आपकी उत्पादकता क्या है, आपका क्रिएशन क्या है, आपने मध्य प्रदेश को क्या दिया। मध्य प्रदेश को 15 साल के बाद ये जो अभी आपका कार्यकाल जो शुरू हुआ है, उसके बाद आप गर्त में ढकेलते जा रहे हैं, कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं। अभी 11,000 करोड़ के लिए आपने केंद्र सरकार से और अनुमति ली जा रही है। तो सरकार चल कहां रही है, सरकार है कहां? सरकार मिट चुकी है, सरकार निरंकुश हो चुकी है और हम पूरे आश्वस्त हैं। इसको अति आत्मविश्वास नहीं कहेंगे साहब। 2003 के चुनाव में हमें 34 सीट आई थी, 2008 में हम 32 पर पहुंचे, उसके बाद लगातार 90 पर पहुंचे। 2018 के चुनाव में हम 116 सीटों पर पहुंचे थे। स्पष्ट बहुमत जनादेश पब्लिक ने दिया था। उसके बाद खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद लिया और करोड़ों अरबों रुपया मध्य प्रदेश की जनता का उन विधायकों को ये जनता का पैसा था, ये नागरिक का पैसा था, खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। तो जिस तरीके से 64 की चाल चलकर जो सरकार बनाई है, 2023 में हम स्पष्ट बहुमत से आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे। और एक प्रश्न और है, मैं नवीन जी आपको बता देना चाहता हूं, इन लोगों का शगल शुरू हो गया कि जब भी हम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं तो ये देश पर आ जाते हैं कि हम देश विरोधी बात कर रहे हैं, प्रदेश विरोधी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आलोचना करना, दूसरे राउंड में आपकी वरिष्ठ पत्रकार, दूसरे राउंड में और होगी योगेश जी, दूसरे राउंड में होगी, चर्चा होगी। जरा आपकी इतनी जो प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया पर पहले इसका मूल्यांकन कर लिया जाए। आप दोनों लोगों की प्रतिक्रियाओं को प्रकाश जी अपनी कसौटी पर जरा तोल लें। प्रकाश सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस क्या लेकर जाएगी जनता के सामने, और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ जनता के सामने लेकर जाने को है नहीं, तो बात तो ठीक है कांग्रेस की कि आखिर दमोह में कांग्रेस ने क्या जनता को समझाया, क्या जनता के सामने विजन रखा, क्या जनता के सामने एक अपना परसेप्शन क्रिएट किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली, जबकि प्रत्याशी कोई बहुत कहना चाहिए कि बहुत ताकतवर, बहुत सक्षम और बहुत मजबूत नहीं थी। बावजूद इसके कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी की बहुत तैयारी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर आजमाइश की, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस उसका मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, लेकिन 23 की बात पर दोनों लोग दम भर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर आखिर 23 में जनता रिस्पॉन्स करेगी? नवीन जी, मैं इसे एकेडमिक रूप में देखता हूं। हेनरी फेयोल ने बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा था कोई भी पार्टी जब काम करती है तो वो अपने कामों की समीक्षा करती है, सुनियोजित पर्यवेक्षण करती है कि उसने पहले क्या क्या किया था, फिर वो अपने अनुभव से सबक सीखती है, समझौते स्पष्ट करती है और उचित तरीके से समझौते करती है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे, अगर आप आईएएस बनना चाहें या आईपीएस बनना चाहें, तो ये देखा जाता है कि जो लोग कामयाब हुए हैं या पिछली कामयाबी कैसे मिली थी उसकी समीक्षा अवश्य करते हैं, और ये किया भी जाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिन कारणों से अगर आप विफल हुए हैं आप उसकी समीक्षा करते हैं, तो ये भी जरूरी है कि आप समीक्षा करें कि किन चीज़ों से पिछली बार आप कामयाब हुए थे। तो ये ठीक है। जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो उसमें से 28 की 28 कोई बीजेपी को नहीं मिल गई थी, या 28 की 28 कांग्रेस को नहीं मिली। 19 सीटें बीजेपी जीत पाई थी 28 में से। इसका मतलब यह कि कांग्रेस को लोगों ने एकदम नकारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि दमोह में जिस तरह पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा संगठन लगा हुआ था, उसके बाद भी अगर कांग्रेस जीती, और न केवल जीती बल्कि 17,000 से अधिक वोटों से जीती, लगभग 18,000 वोटों से जीती, तो ये उससे सबक तो सीखने चाहिए। कांग्रेस को शिक्षा लेनी चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छे काम किए थे, उसके पुण्य क्या थे, वो अपने पुण्यों को बढ़ाए और अपनी गलतियों को कम करे। यही अगले चुनाव का लक्ष्य होना चाहिए, और मेरे ख्याल से कांग्रेस की रणनीति यहाँ गलत बिल्कुल भी नहीं है। जी। नवीन जी,
चेतन सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है जनता के पास लेकर जाने को और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है? जिन मुद्दों पर आपने बात करी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगा डीजल पेट्रोल और तमाम सारे पॉइंट्स, उन पर आप क्या जनता को ऐसा अद्भुत दे देंगे जो कांग्रेस नहीं दे पाएगी? नवीन जी, किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने किया है, इस देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी भारतवर्ष के किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने किसानों के लिए वो सुविधाएं नहीं दी हैं, वो सहायता उपलब्ध नहीं कराई जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में किसानों को मिली। गरीबों की संबल योजनाओं को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तक, जो तमाम योजनाओं जिन पर कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया था, क्या कांग्रेस इस बात के लिए अपने आप को माफ कर पाएगी कि हमारी बेटियाओं के विवाह को 51,000 रुपए का ऑर्डर करने के बाद 51 लोगों के खाते में भी पैसे नहीं डले? क्या इस गुनाह को अपने सिर पर ढो पाएगी? लोग तो कन्याओं का दान करते हैं, कन्याओं के शादी विवाह में खुले मन से दान करते हैं। अगर किसी का कोई नहीं होता है तो कन्यादान भी कर देते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस की विरासत और परंपराओं में बात का ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान की परंपरा और हिंदुस्तान की संस्कृति में कन्याओं का महत्व क्या है। खैर, ये कांग्रेस की अपनी बात हो सकती है। जिस प्रकार से अभी स्ट्रीट वेंडरों को लेकर के सरकार ने स्टैंड लिया है, जिस प्रकार से गरीब लोगों के राशन को लेकर के लिया है, जिस प्रकार कोरोना में लेकर के फ्री वैक्सीन से लेकर के तमाम तरह के इलाज को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। आलोचना करने के लिए आप कह सकते हैं, मेरे मित्र योगेश जी कह रहे थे इतने लोग मर गए, कभी जिंदा लोगों का, कभी जिन लोगों की मदद की, जिन लोगों को सरकार ने राहत पहुंचाई, कभी उसके भी आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश करते हो आप। मौतों पर राजनीति करने का शौक कांग्रेस को शुरू से रहा है, क्योंकि देश का विभाजन तो आखिर आपके दस्तखत से हुए ना, वो भी मौतों के साथ में हुए। उनका भी कोई दस्तावेज आपने इतिहास में पार्लियामेंट के पटल पर नहीं दिया, लेकिन देश जानता है। अब देश इतना अनजान नहीं बचा है। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा कार्यकर्ता था जो कोविड के काल में अपने घर में चुपचाप बैठा रहा? भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा संगठन था जिसने जिले में अपने स्तर पर अपनी तरफ से, पार्टी सेल की तरफ से हर कोविड पीड़ित की मदद करने की कोशिश नहीं की? ईमानदारी के साथ हमने लोगों को भोजन पहुंचाने को, हमने लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश की, हमने लोगों को वैक्सीन पहुंचाया, हमने ऑक्सीजन, जो हमारा कार्यकर्ता कर सकता था आपदा में। और आपने क्या किया? आपदा में किस प्रकार का अवसर? ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अरे कभी दो लोगों की मदद तो करके दिखा देते। ये तो हम भी देख रहे थे, सारा देश देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं आकर के मीडिया के सामने कह दिया कि सारा सिस्टम जो हमारा आकलन था उससे बहुत आगे निकल चुका है, फेल हो गया है हम आकलन करने में। इस प्रकार की सुनामी में कोई सिस्टम चलता भी नहीं है। आपका तात्पर्य क्या था? आपका इतना नैतिक दायित्व नहीं था कि सामाजिक समरसता के उस ताने बाने में आप भी राजनीति करते, हम भी राजनीति करते? क्या आपके कार्यकर्ता लग करके कंधे से कंधा मिला करके क्या लोगों की मदद नहीं कर सकते थे? क्या घर में बैठ करके आप परिस्थितियां भया हो? कमलनाथ जी उस समय भी कह रहे हैं कि आग लगा दो, इस तरह का हमको अवसर मिला है। क्या यही कांग्रेस का मूल चरित्र है? यही कांग्रेस की राजनीति करने का? माफ करना, आग लगाने वाले, दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले सबसे पहले उस दौर से होकर के खुद को गुजरना पड़ता है। योगेश जी, मैं सच कहता हूं, आप बहुत अच्छे आदमी, व्यक्तिगत रूप से भी आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके विचारों का भी कहता हूं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य कि आप गलत जगह पर, आपकी मजबूरी है आपको इस बात को कहना। योगेश इस जी, बात को लेकर के मुझे लगता है कोई इनकार नहीं कर सकता। योगेश जी, ये कह के इन्होंने बहुत सारे लोगों को किया है, ये कह कर इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने पाले में ले लिया है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपका मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं। आपका व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप गलत जगह पर हो। आजकल लोगों के लिए सही जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस में है या अन्य दलों में है, अगर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी संदर्भ में, किसी प्रसंग में वो गलत है, तो भारतीय जनता पार्टी में आते ही साथ समस्त संदर्भ और प्रसंग तिरोहित हो जाते हैं और वो एकदम परम पावन पवित्र पुण्य आत्मा बनकर जनता की सेवा में रत हो जाता है, अद्भुत व्यक्ति हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है, देव दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ होता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो योगेश जी, बहुत खरी खोटी सुना दी हैं आपको चेतन सिंह जी ने। आपको ये करना चाहिए था, आपको मदद करनी चाहिए थी, कोरोना में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि आग लगाने वाला बयान, उससे तो हम भी सहमत नहीं है, आग बुझाने की जरूरत थी उस समय। तो क्या कहेंगे? नवीन जी, पहली बात तो चेतन सिंह जी व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हो सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जिसके डीएनए में जिसने अपनी आत्मसात कर रखा है कांग्रेस को,
1967 से लेकर उस जमाने से, बेलजोड़ी के जमाने से और आज जीवन के 60वां बसंत देखने के बाद भी मैं पार होकर भी आज कांग्रेस का हूं, तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की चेतना, कांग्रेस का अंतर्मन और कांग्रेस की जिज्ञासा मुझे इस बात के लिए विवश करती है कि एक ऐसी पार्टी के लिए जीवित रहना और ऐसी पार्टी के लिए काम करना जिसने 70 साल में इस देश को देश बनाया। हम कहां थे और कहां पहुंच गए, और 2014 के बाद के आंकड़े यदि हम देखेंगे तो हम अपने आप में शर्मसार महसूस करेंगे। भाई चेतन सिंह जी बड़ी भावना में बहुत ज्यादा बोल गए। अभी यदि वो किसानों की बात कर रहे थे तो बड़े हास्यास्पद बात नजर आ रही थी कि किसानों के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया। हमें बड़ी हंसी आती है और ऐसा चुटकुला सा नजर आता है जब कोरोना की बातचीत होती है, तो जब वो कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में थे, मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री मुंह छुपाकर घर के अंदर बैठे थे। प्रतिनिधि तो दूर की बात, जब सरकारी हॉस्पिटल में सड़कों के ऊपर मौत हो रही थी, दरवाजों पर मौत हो रही थी, तो उस भयावह दृश्य से आप परिचित नहीं थे सरकारी हॉस्पिटल में। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की, जो मौतें 10 गुना ज्यादा हुई उसको 10 गुना कम बताई गई, आंकड़ों की बाजीगरी की। छुपकर जनप्रतिनिधि गायब हो गए, स्वास्थ्य मंत्री गायब हो गए, विधायक गायब हो गए, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात में गौरवान्वित हूं कि उसने अपने तई जितनी मेहनत की है, अपना परिश्रम किया है। मेरे बड़े भाई मौजूद है प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिनसे मैंने पत्रकारिता की भी गा सीखी थी। आज वो अच्छी तरह जानते हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति और शब्दों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर कितना कुठाराघात हो रहा है, सही बोलने वालों की आवाज को किस तरह दबाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें नवीन जी। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी तो आपकी आवाज को कौन दबा रहा है मुझे बताओ। आपकी आवाज आपको लग रहा है कि चैनल पे म्यूट की जा रही है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस किया जा रहा है? ये तो आपने मानस बना लिया, बोलते ही नहीं है। तो क्या आपको आपके चेहरे की भाव भंगिमा को पढ़कर समझेंगे आप क्या बोलने वाले? ये लो, आप तकनीकी बात कर रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस तरीके से कुठाराघात किया गया। आज हम कोई बात कहते हैं, आज कांग्रेस ने कोई बात कही, साहब ये तो देश की आलोचना करते हैं। हमने कोई बात कही तो ये साहब आप भारत माता का विरोध करते हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का विरोध या प्रधानमंत्री की विफलता, मुख्यमंत्री की विफलता का विरोध करना क्या देश का विरोध हो जाता है? आज हम मानते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी कोरोना के दौरान वो इलेक्शन नहीं जाते तो आज हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होती। ये मौतों का हिसाब ही है। ये जो दमोह का चुनाव का परिणाम आया है ना, तो लोगों ने देखा था शिवराज सिंह जी चौहान चुनाव में लगे हुए थे और लोगों को कह रहे थे कि आप घर से बाहर निकलिए, तो ये वो मौतों का हिसाब ही था। ये तो पहला एक संकेत है, ये पहला दिया जला है। सूरज निकलना भी बाकी है, 2023 का सूरज निकलना बाकी है और कांग्रेस का परचम लहराना ये दिया सूरज निकलने तक जला रहे। नहीं क्या है आपके यहाँ भाई, कई लोग ऐसे हैं कि जो तेल डालने में विश्वास नहीं करते, कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमस समाप्त होने वाला है। जी जी, वो जो भी होने वाला हो, लेकिन दिया चूंकि आपने जला लिया है तो सुबह तक जलता रहे, ताकि उजास जो है कांग्रेस में बनी रहे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रकाश जी, दोनों पार्टियां दावे बड़े बड़े कर रही हैं और जैसा कि आपने कहा कि चाहे 18 के विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद चाहे 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हो और फिर अभी एक सीट पर बाई इलेक्शन के परिणाम, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जनता ने सिरे से खारिज किया हो। लोकसभा का एक अलग वो मिजाज हो सकता है, वहाँ पूरी की पूरी 29 विधानसभाओं में सिर्फ एक ही कांग्रेस के पाले में गई और वो भी बहुत कम अंतर से जीती कांग्रेस। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती वहाँ लाखों का अंतर था। तो लोकसभा का मिजाज कुछ अलग है, लेकिन विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस की प्रेजेंस साफ दिख रही है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर संघर्ष तो कर रही है। तो अब अगर 29 में देखा जाए तो 29 में 11 कांग्रेस के पास हैं और 9 कांग्रेस के पास हैं और 19 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस को एकदम शून्य नहीं कह सकते आप, कांग्रेस है। अब ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तंगड़ा द्वंद, एक मजबूत संघर्ष तो 2023 में होगा। तो दोनों के विजन और दोनों के जनता के सामने जो वचन हैं, वादे हैं,
परसेप्शन है, प्रेजेंटेशन है, सब बहुत स्पष्ट होगी। जो समझाने में सफल होगा वो जीतेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कर। नवीन जी, पिछले पेंडेमिक में जो स्थिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रही और नेताओं की रही, वो वास्तव में दुखद है। अगर उन्हें अपने पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के परिजनों को ही बचाने के लिए उनमें शक्ति नहीं थी, उनके परिजनों को ही वो अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयाँ, इंजेक्शंस, बिस्तर उपलब्ध नहीं करा पाए और उनके 2 रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई और गुमनाम मृत्यु हुई। इससे साबित है कि इस पेंडेमिक में सरकार ने क्या किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री 14 महीने बाद इंदौर आए, जो सबसे ज्यादा शिकार था कोरोना का। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपेक्षा करे कि उसने बहुत कुछ किया है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार की जो गलती रही करीब सवा साल में, उसमें एक बड़ी गलती मैं ये मानता हूं कि पिछली सरकार के और पिछले पापों का जो सजा दिलवानी थी पापियों को। युवाओं के साथ क्या हुआ, व्यापम की बात अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चर्चा करना फिजूल है। अगर कांग्रेस मुद्दों को सही तरीके से उठाती और दोषियों को सजा दिलाती तो कोई बात थी। जो व्यापम के दोषी थे, आज वो शहर में हीरो बनकर घूम रहे हैं। इंदौर में कम से 3 हीरो हैं जो व्यापम घोटाले के बड़े महा अपराधी हैं। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो सवाल ये कि अगर कांग्रेस अपने आप को समेटे, समीक्षा करे, तो हो सकता है कि 2023 में फिर से सत्ता में आ जाए। और अगर कोई ये कहे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप देखिए भाई, जो बीजेपी के कभी 2 सांसद हुआ करते थे, आज 303 है। तो राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। मायावती का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन मायावती या उनकी पार्टी शून्य नहीं कही जा सकती। उनको भी 8% से अधिक वोट मिले हैं। तो ये हमारी जो व्यवस्था है चुनाव की, इसमें जीत ही सब कुछ नहीं है। लोगों के विचार, और वास्तव में कोई भी सरकार लोगों का भला करे तब तो उसका मायने है, वरना कोई मायना नहीं है। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी हार की समीक्षा कर रही है, दमोह उपचुनाव में कैसे हारी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये मंथन जीत का है, ये मिशन जीत का है, ये जिद जीत की है, ये जुनून जीत का है और जीत का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये कांग्रेस का उत्साह है, अति उत्साह है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, या फिर कपोल कल्पना है, यह तो 2023 ही तय करेगा। लेकिन ये तय है कि दमोह के उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।